हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। अभी तक मैं इस बुक से रिलेटेड 23 पार्ट्स आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 से लेकर हम लोगों ने पार्ट 23 तक हम जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं मैं उनके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग चैनल पर जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उत्तराखंड एक परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक सभी तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जाना कि कौन-कौन से शिलाश्रय हमको यहाँ पे को मिले और फिर कैसे प्रागैतिहासिक से आद्य ऐतिहासिक में पहुँचे, फिर ऐतिहासिक में पहुँचे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुमाऊँ और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ा। उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद कत्यूरी राजवंश की स्थापना और इतिहास के बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत फिर हम लोगों ने कत्यूरी वास्तुकला की सभी मंदिरों का हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो आप लोग ये सभी टॉपिक्स आप चैनल पे जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो 20 नंबर की जो वीडियो है मेरी चैनल पे, तो वहाँ पर से हम लोगों ने कुमाऊँ का चंद्र राज्य वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अभी हमारा चल रहा है उद्योग चंद में हम लोग पहुँचे हैं। हम लोगों ने जितने भी राजा उस समय आए, चंद्र राजवंश में कौन कौन सा राजा आया, कब आया, तो ये हम सब कवर कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से ये बता देती हूँ कि चंद्र राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। सोमचंद्र को माना जाता है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में दिया गया है कि सोमचंद्र और थोरचंद्र में से कौन है चंद्र राजवंश का संस्थापक। तो ये कुछ प्रमाण दिए गए थे जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि सोमचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक है, ठीक है। सोमचंद के बाद जितने भी राजा चंद्रवंश में आए उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप लोगों ने सारे जितने भी सन हैं, जिस जिस सन में वो लोग गद्दी पर बैठे, उन सभी वर्षों को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है और नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने रुद्रचंद्र के बारे में पढ़ा और रुद्रचंद्र के बाद हम लोगों ने लक्ष्मी चंद्र के बारे में पढ़ा। इस जब जो लास्ट वीडियो मेरी आई थी वो बाज बहादुर चंद की आई थी। उसके बाद अब हम आज हमारा शुरू होने वाला है उद्योग चंद। उद्योग चंद किसका बेटा है? बाज बहादुर चंद का बेटा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए उनको कॉपी में नोट डाउन कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उद्योग चंद 1678 ईस्वी में बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। चंद राजाओं में भारतीय चंद के बाद यही वह राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया और वहां की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उसको अपने नाम पे कर लिया, यानी कि अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया। उद्योग चंद के अभी तक अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। उसमें से एक ताम्रपत्र है बरम, जो पिथौरागढ़ में है, मुवानी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। तो यह 1779 ईस्वी का है, ठीक है। जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है 1779 ईस्वी का है। इसमें उद्योग चंद की धाई माता की बीमारी का उल्लेख किया गया है। जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें उद्योग चंद की धाई माता की बीमारी के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रतीत होता है कि धाई माता को अंततः राज वैद्य ने ठीक किया और सूर्य ग्रहण के दिन संकल्प की गई भूमि को राजा ने वरदेव जोशी को प्रदान कर दिया। वह राजवैद्य था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि उद्योग चंद की धाई माता कौन थी। उद्योग चंद की धाई माता का नाम था पुण्यगिरी, था उनकी माता का नाम पुण्यगिरी, ठीक है। और उन्होंने उद्योग चंद के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके संरक्षण में ही उद्योग चंद रहा है। मतलब धाई माता जो थी उनकी उनको संरक्षण देती थी, ठीक है। उसके बाद जब वो बहुत बीमार हो गई थी तो उद्योग चंद ने उनका इलाज करवाया। तो जो राजवैद्य वहाँ बुलाया गया था, तो उस राजवैद्य ने उनकी जो धाई माता थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी उनको ठीक कर दिया, यानी कि उनकी दवाइयों से वो ठीक हो गई। तो उसमें उस ताम्रपत्र में ये भी लिखा गया है कि उस राजवैद्य को राजा ने एक जमीन जो थी, भूमि जो थी, उनको उपहार स्वरूप भेंट करी। कौन सी भूमि थी वो? सूर्य ग्रहण के दिन संकल्प की गई भूमि थी। सूर्य ग्रहण के दिन संकल्प की गई जो भूमि होती है उसको बहुत ही मतलब हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दिन संकल्प की गई भूमि को दान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अत्यंत क्या माना जाता है? पुण्य कार्य और स्थायी माना जाता है, ठीक है। और जो प्राचीन भारतीय परंपरा में ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण ग्रहण को अत्यंत पवित्र समय माना जाता था।
तो इस दिन जो भूमि मतलब इस दिन जो दान किया गया होता है, तो वो संकल्प या भूमि दान सामान्य दिनों में की तुलना से कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के दिन जो भी दान आप दोगे और या फिर भूमि दान आप दोगे या जो भी आप दान दोगे, वो अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसको आप वापस नहीं ले सकते फिर। ठीक है, जो इस दिन जो संकल्प मतलब सूर्य ग्रहण के दिन जो संकल्प की गई भूमि को आपने अगर दान दे दिया है, तो वापस अगर आपने लिया तो फिर वो पाप माना जाता है एक तरफ से। ठीक है, तो ये कुछ बातें लिखी हुई थी उसके ताम्रपत्र में। तो क्या नाम था उस राजवैद्य का? वरदेव जोशी नाम था। ठीक है, तो उसकी दवाइयों से, उसकी औषधियों से उसकी दाई माता सही हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अन्य पूर्ववर्ती राजाओं की भांति उद्योग चंद ने भी गद्दी पर आसीन होने के तुरंत बाद गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उससे गढ़वाल के साथ साथ डोटी राज्य से भी खतरा था। ठीक है, अब उसने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया और क्या करा, डोटी राज्य यानी कि नेपाल। ठीक है, नेपाल को उस वक्त डोटी कहा जाता था। तो डोटी राज्य मतलब गढ़वाल के साथ साथ उसको डोटी राज्य से भी खतरा बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, दोनों ने उसके विरुद्ध क्या कर दिया था, गढ़ नरेश मेदिनी शाह व डोटी के राजा देवपाल, जो गढ़वाल का जो राजा था उस समय मेदिनी शाह था, और डोटी का जो राजा था वो देवपाल था। तो दोनों के बीच संधि हो गई थी और दोनों ने मिलकर क्या संकल्प लिया था कि कुमाऊं का जो राजा है उद्योगचंद, उसको क्या करेंगे, अब उससे अपना हिसाब किताब बराबर करना है। तो जिसके अनुसार दोनों ने एक साथ पूर्व और पश्चिम से कुमाऊं पर हमला करने का संकल्प ले रखा था। उन दिनों समूचे नेपाल को डोटी कहा जाता था। ठीक है, और सीरा में मल्लों द्वारा राज्य स्थापित कर लेने पर सीरा को वल्ली डोटी कहा जाता था, जबकि जो सीरा वाला जो क्षेत्र था उससे सीरा कौन सा क्षेत्र था हमारा, डीडी हाट वाला क्षेत्र था। तो वहाँ पर भी क्या कर लिया था, मल्लों ने वहाँ पर को अपना राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि जो कुमाऊं के नेपाल के जो छोटे मतलब रैका जो राजा थे, उन लोगों ने वहाँ पर को अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो सीरा को क्या कहा जाता था, वल्ली डोटी कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों, यही ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें। तो सीरा को उस वक्त वल्ली डोटी कहा जाता था और नेपाल को डोटी कहा जाता था। ठीक है, डोटी नरेश देवपाल ने चंदों की पुरानी राजधानी चंपावत पर हमला कर उसे अपने अधिकार पर कर लिया था। यह घटना उद्योग चंद के राज्याभिषेक के 2-3 वर्ष के अंदर ही घट गई थी। फलतः उद्योग चंद को पूर्व व पश्चिम दोनों ओर से एक साथ उपरोक्त आक्रमणों से जूझना पड़ा था, यानी कि गढ़वाल वालों ने भी उस पर आक्रमण कर दिया था, गढ़वाल के राजा ने भी, और नेपाल के राजा ने भी उस पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि मेदिनी शाह ने दूनागिरी व द्वाराहाट पर हमला कर दिया था। लक्ष्मण चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र, इसे दोरा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से आक्रमण होने को दोरा कहा जाता है। उद्योग चंद ने दोनों राजाओं का एक साथ मुकाबला कर उन्हें अपनी राज्य सीमा से खदेड़ बाहर किया। उद्योग चंद ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, और जबकि उन दोनों ही राजाओं का डट कर सामना किया और अपनी जो अपनी सीमा से उनको बाहर निकाल दिया। उन पर चौकसी रखने के लिए दोराहाट, दोनागिरी, चंपावत, सोर व ब्रह्मदेव मंडी पर छावनियां स्थापित कर दी उसने। ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी कौन सी है, जो चंपावत के पास पर ही जो सीमा है, वहाँ वहीं पर को जो ब्रह्मदेव मंडी है वहाँ पर की बात हो रही है। ठीक है, डोटी से पुनः युद्ध तथा अजमेरगढ़ का विध्वंस उपरोक्त विजेताओं को देवताओं का प्रसाद समझकर अब उद्योग चंद क्या कहाँ चले गए, प्रयागराज में स्नान करने चला गया। 1682 ईस्वी में उन्होंने प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट में स्नान किया। उसकी इस अनुपस्थिति का लाभ उठाकर डोटी के रैका राजा देवपाल ने पुनः काली कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके नहीं होने का फायदा उठाकर डोटी का जो राजा था उसने दोबारा कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, कुमाऊं के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। उद्योग चंद ने जल्द ही अपनी राजधानी की ओर कूच कर एक बड़ी सुदृढ़ सेना बनाई और डोटी नरेश को सबक सिखाने के लिए चंपावत की ओर चल पड़ा। उद्योग चंद का आगमन मात्र सुनकर डोटी नरेश काली पार अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ की ओर भाग खड़ा हुआ। फिर क्या था, उद्योग चंद की सेना ने काली नदी पार कर उसकी राजधानी अजमेरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, यह गढ़ उड़ेल धुरा के पास स्थित था। उद्योग चंद की सेना द्वारा उड़ाई गई धूल की हवा मात्र सूंघ कर वहाँ से भी अपनी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट की ओर भाग गया। यानी कि जब क्योंकि जो उद्योग चंद था वो काफ़ी मतलब इन लोगों से काफ़ी शक्तिशाली था और उसने कई बार इन लोगों को युद्ध में हरा दिया था, और इसका नाम सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग खड़े हो जा रहे थे। कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी की ओर बढ़ जा रहे थे जो अजमेरगढ़ में थी, और कभी शीतकालीन राजधानी की ओर बढ़ जा रहे थे जो कहाँ थी, जुराइल दीपाइल कोट की ओर, मतलब जुराइल दीपाइल कोट में थी। ठीक है, उद्योग चंद की सेना ने अजमेरगढ़ को लूटकर उसे धूल में मिला दिया और लूट का माल लेकर उसकी सेना वापस चली गई। संभवतः उसने इसे अपने अधिकार में नहीं किया, उसकी राजधानी को अपने अधिकार पे नहीं किया, लेकिन वहाँ से काफ़ी कुछ लूट कर
वापस चला आया। नहीं किया और ना ही वहाँ अपनी कोई सेना रखी। देवपाल ने लौटकर भी उसका प्रतिरोध नहीं किया। डोटी का राजा इसलिए चिढ़ता था। डोटी का जो राजा था वो चंद राजा से इसलिए चिढ़ता था कि चंदों ने सीरा व सोर की सोर से डोटी का आधिपत्य समाप्त कर उसमें अपना अधिकार कर लिया था। इस सैनिक अभियान में उद्योगचंद का सेनापति हीरू देवबा मारा गया था, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रौत यानी कि बहादुरी पुरस्कार, ठीक है, रौत यानी कि बहादुरी पुरस्कार होता है। 8 गांव रौत यानी कि जो भूमि के कुछ टुकड़े, भूमि का कुछ हिस्सा उसको दे दिया था, रौत कहा जाता है, ठीक है। जब वो युद्ध में मारा गया था तो उसके परिवार वालों को दे दिए थे। अजमेरगढ़ पर 1883 ईस्वी के आसपास विजय की गई थी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो उद्योगचंद है उसने नेपाल की जो राजधानी थी, मतलब डोटी की जो राजधानी थी अजमेरगढ़, वहाँ पर कब विजय प्राप्त करी? 1683 ईस्वी में। तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतीत होता है कि अब उद्योगचंद अजमेरगढ़ की विजय से वापस अपनी राजधानी आया था तो डोटी नरेश ने पुनः सीमाओं पर उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अतः उद्योगचंद को पुनः डोटी पर चढ़ाई करनी पड़ी। इस बार के आक्रमण में कुमाऊनी सेना ने उसे जुराइल दीपाइल कोट से भी भागकर देश के खैरागढ़ नामक किले में शरण लेने को बाध्य कर दिया था। यानी कि इस बार जब दोबारा डोटी नरेश ने उसकी सीमाओं पर उपद्रव करना शुरू करा तो इस बार भी उद्योगचंद ने क्या करा, उसकी राजधानी पर चढ़ाई कर दी थी, ठीक है। तो जो उसकी शीतकालीन जो राजधानी थी जुराइल दीपाइल, ठीक है, तो वहाँ से भी वो भाग खड़ा हुआ। किसी खैरागढ़ नामक एक किला था, वहाँ पर को वो जाकर रहने लगा। 1688 ईस्वी में उद्योगचंद ने खैरागढ़ पर अधिकार कर लिया। किसने? उद्योगचंद ने, ठीक है। 1688 ईस्वी में उद्योगचंद ने खैरागढ़ पर अधिकार कर लिया। वहाँ अंततः दोनों के मध्य एक संधि हुई, ठीक है। संधि के फलस्वरूप डोटी नरेश ने कुमाऊं नरेश को कर देना स्वीकार करा। डोटी का नरेश क्या करेगा? अब इस संधि में क्या तय हुआ कि डोटी का जो नरेश है वो क्या करेगा, कुमाऊं के नरेश को क्या देगा? कर देगा। उसने इससे उद्योगचंद प्रफुल्लित हो उठा और अल्मोड़ा पहुंचकर उसने खुशी में एक महल का निर्माण किया। चाटुकारों को खुश करने के लिए त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर व चंद्रेश्वर नामक मंदिर भी बनवा दिए, ठीक है। तो क्या किया था उद्योगचंद ने? जो डोटी के कई जगह उसने चढ़ाई कर दी थी और युद्ध में उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पर भी उसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जुराइल दीपाल से भी उसको भगाकर एक खैरागढ़ नामक किले पे वहाँ रह रहा था, वहाँ पर भी उद्योगचंद ने अपना आधिपत्य मतलब अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये देखकर डोटी का नरेश ने क्या करा कि अब उससे संधि कर ली और उसमें स्वीकार करा कि वो उसको कर देगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। किंतु 1696 ईस्वी में उद्योगचंद को कर देना बंद कर दिया उसने। अब क्या करा? 1696 ईस्वी में, ये कब की बात है? 1688 में उनके बीच का एक संधि हुई, 1688 में। और 1688 से लेकर उन्होंने 1696 ईस्वी तक का उसको कर दिया, लेकिन उसके बाद से उसने उद्योगचंद को कर देना बंद कर दिया। इस पर पुनः तीसरी बार उद्योगचंद डोटी पर चढ़ बैठा। इस बार जुराइल दीपायल कोट में भीषण संग्राम हुआ, बहुत जबरदस्त वाला संग्राम हुआ, जिसमें डोटियालों की करारी चोटों से कुमैयों के पैर उखड़ गए। तो इस बार जो नरेश था वो उसने अपना बहुत कुछ गवा दिया था युद्ध में उद्योगचंद से। अब उद्योगचंद को सबक सिखाने के लिए उसने क्या करा, कुछ टाइम उसको कर दिया और उसके साथ साथ उसके संग युद्ध करने की पूरी तैयारी कर रहा था। तो इस बार जो तीसरी बार जो युद्ध हुआ वो बहुत भीषण युद्ध था, जिसके अंतर्गत अब जो डोटी का नरेश था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था और उसने कुमाऊं के जितने भी सैनिक थे उन सभी को परास्त कर दिया। उद्योगचंद भागकर अल्मोड़ा आ गया, ठीक है। अब उद्योगचंद की बारी थी भागने की, तो वो भागकर अल्मोड़ा आ गया और शिरोमणि जोशी इसमें मारा गया। सेना में भी भगदड़ मच गई। डोटियालों के हाथ जो पड़ा उससे ही मार डाला, ठीक है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितना भी खोया था अपना राज्य में, जितना भी उसने खोया था, तो उसका पूरा बदला उन्होंने लिया और कई लोगों को उसने जो भी मिल रहा था उन लोगों को मार दे रहे थे। बचे कुछ सैनिक भी भाग चले गए। इससे उद्योगचंद इतना दुखी और निराश हुआ कि उसने युद्ध करने की इससे तौबा कर दी। तो इस बार का जो युद्ध था, तो जो भी थे डोटी के नरेश थे और जो सैनिक थे, सेना थी वहाँ की, तो इस बार उन लोगों ने पूरी पक्की तरीके से कमर कसी हुई थी कि अब उद्योगचंद को पूरी तरह सबक सिखाना है। तो बहुत ही खुखार रूप में उन लोगों ने ये युद्ध लड़ा और कई लोगों को मौत की घाट उतारा। तो इससे उद्योगचंद बहुत निराश हो गया कि इसकी वजह से मेरे बहुत लोगों को नुकसान हो गया। तो उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया, युद्ध से तौबा कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब वह शांति की खोज में लग गया, ठीक है। इतना भीषण युद्ध था कि अब उसका युद्ध से बिल्कुल में मन ही नहीं लग रहा था। अब वो चाह रहा था, इतना दुखी हो गया था कि वो शांति की खोज
में निकल पड़ा। दूर दूर से ज्योतिषी, विद्वान व विद्यावसनी बुलाए गए। शेष जीवन उसने धर्म कर्म में लगाना प्रारंभ कर दिया। कोटा भावर के पास नई नई आम्र वाटिकाएं लगवाई। ठीक है, आम्र वाटिका यानी कि आम के बगीचे लगवाए। यत्र तत्र खूब फलदार वृक्ष लगवाए लगवाए गए। सर्वत्र पूजा पाठ की शंख ध्वनि व घंटे घड़ियाल बजने लगी। मंत्र तंत्रों के इंद्रजाल ने कुछ ही दिनों में राजधानी को गुंजायमान कर दिया। पर राजा राजा को तो अपनी नियति का आभास हो गया था। फलतः 1698 में स्वयं अपने हाथों से अपना जो राजपाट था वो क्या कर दिया, अपने पुत्र ज्ञानचंद को सौंपकर उद्योगचंद गोकुलवासी हो गया। ठीक है, अब उसने जो था वो सारा राजपाट अपने बेटों को दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अब ज्ञानचंद के बारे में पढ़ते हैं कि उद्योगचंद के बेटे ने क्या क्या किया। चूंकि ज्ञानचंद का प्रथम ताम्रपत्र अभिलेख 1698 ईस्वी में प्राप्त हुआ, अतः वह 1698 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने 1698 से 1708 ईस्वी तक शासन किया। 1698 से 1708 ईस्वी तक शासन किया। पूर्ववर्ती राजाओं की भांति उसने भी गद्दी पर बैठते ही गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने पूरे राज्यकाल में वह गढ़वाल और डोटी से युद्ध लड़ने में लगा रहा। क्यों? क्योंकि उसके गढ़वाल के जो नरेश थे, गढ़वाल का जो राजा था और डोटी का जो राजा था, उसने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि उसका पिता बुरी तरह से हार गया था उनसे। जबकि इतना बहादुर और वीर और शक्तिशाली था, उसके बाद भी जो तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें उद्योगचंद पूरी तरह टूट गया था। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए इसने क्या करा था, ज्ञानचंद ने उनसे युद्ध करता रहा। उसका पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में हुआ। यहाँ से उसने थराली तक के उपजाऊ प्रदेश को रौंद डाला। पिंडर घाटी कहाँ पर को है, पिथौरागढ़ में ही पड़ती है। ठीक है, थराली भी वहीं पे को पिंडर घाटी के आसपास है कहीं पे को। 1699 में बधानगढ़ को लूटा व विजित कर लिया। बधानगढ़ भी कहाँ पर को है, थराली जो घाटी है उसके निकट ही पास पर ही है। तो 1699 ईस्वी में उसने बधानगढ़ को लूटा व विजित कर लिया। ठीक है, यहाँ से वह नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा भी अपने साथ ले आया। नंदा देवी की जो स्वर्ण प्रतिमा थी उसको भी ले आया, जिससे उसने अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। अगले वर्ष 1700 ईस्वी में उसने रामगंगा पार करके मल्ला सलाण स्थित साबली, खाटली व सेजधार नामक गांवों की लूट खसोट की। यानी कि ये जो नाम है यहाँ पर सलाण में स्थित साबली, खाटली व सेजधार जो गांव हैं, ये गढ़वाल में पड़ते हैं। ठीक है, तीलू रौतेली की मृत्यु के उपरांत गढ़ नरेश ने इन गांवों में पुनः अधिकार कर लिया था। जब तीलू रौतेली की मृत्यु हुई थी तो गढ़वाल का जो नरेश था उसने क्या किया था, तीलू रौतेली की मृत्यु के बाद क्या किया था, उसने गढ़वाल के नरेश ने वहां पर को अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, 1701 ईस्वी में गढ़ नरेश फतेह शाह ने चंद राज्य में स्थित पाली परगने की गिवाड़ व चौकोट को लूटकर इन्हें बिल्कुल वीरान कर लिया था। फलतः पीड़ित क्षेत्रों की जनता में भगदड़ मच गई थी। ये वाला जो क्षेत्र था वो तीलू रौतेली का क्षेत्र था। तो वहाँ पर को क्या करा, उन लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया और वहाँ पर की जो जनता थी वो सब वहाँ से भाग गई। वहाँ का जो पूरा क्षेत्र था वो पूरी तरह से वीरान पड़ गया था वहाँ पे। ठीक है, डोटी अभियान के दौरान क्या हुआ ये देखते हैं। 1704 ईस्वी में पिता की करारी हार का बदला लेने के लिए उसने डोटी पर आक्रमण किया। कब किया ज्ञानचंद ने डोटी पर आक्रमण? 1704 में किया। किसके लिए? अपनी पिता की करारी हार का बदला लेने के लिए उसने 1704 में डोटी पर आक्रमण कर दिया। इस बार युद्ध कुमाऊं की सीमा में ही स्थित मलेरिया ग्रस्त भावर में लड़ना पड़ा। ठीक है, इसमें डोटी नरेश तो हार कर भाग गया, लेकिन क्या हुआ, कुमाऊनी जो सेना थी वो मलेरिया का शिकार हो गई। फलतः ज्ञानचंद राजधानी वापस चला आया। ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद का आगमन मात्र सुनकर डोटी नरेश ने उसे सीमांत क्षेत्रों पर ही रोक दिया और चंद सेना डोटी में प्रवेश नहीं कर सकी थी। ठीक है, ज्ञानचंद भी देवी देवताओं की पूजा पाठ में पर्याप्त रुचि लेता था। पिता की भांति उसने भी मंदिर व बावड़ियाँ बनवाई थी। बावड़ियाँ क्या होती हैं? जो पानी का नौला होता है, पहले से उस टाइम पे बनाया करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सी मंदिर और बावड़ियाँ बनाई थी। ठीक है, चंद शासकों ने। डोटी अभियानों के दरमियान उद्योगचंद व ज्ञानचंद ने सोर व सीरा में भी अपने मंदिर बनवाए थे। किसने? उद्योगचंद ने और ज्ञानचंद ने। उनके बनवाए मंदिरों को देवल या द्योल कहा जाता है। ठीक है, देवस्थल पिथौरागढ़ के चौपाता, नकुलेश्वर, कासनी, मरसौली आदि स्थानों पर मंदिर चंद शैली पर इन्हीं राजाओं द्वारा बनवाए हुए हैं। तो जो चंदों की द्वारा बनवाई गई जो मंदिर थे उनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार लगभग 10 वर्षों तक राज्य करने के बाद 1708 ईस्वी में ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई और इसी वर्ष उसका प्रतापी पुत्र जगतचंद गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब की बार कौन बैठा? जगतचंद गद्दी पर बैठा। देखते हैं इसने क्या क्या किया। तो जगतचंद का काल चंदों के इतिहास में एक सर्वाधिक उत्कर्ष काल कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि जगतचंद ने मात्र 12 वर्षों तक ही शासन किया था, किंतु उपरोक्त अल्पावधि में भी उसने अपनी राज्य की जनता के मध्य जो यश प्राप्त किया वह अन्य किसी चंद नरेश ने नसीब नहीं हुआ था। वह एक ऊंचे दर्जे का मिलनसार व्यक्ति था और सारी प्रजा उसे अपने
उसके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। वह प्रजा के कार्य में प्रभुत्व रुचि लेता था। देश धान्य से परिपूर्ण था। तराई भावर में 9 लाख रुपए की आय इसी के समय में होती थी। ठीक है, जो तराई भावर में 9 लाख रुपए की आय होती थी वो इसी के समय से होती थी। विद्वानों ने उसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। और जगत चंद क्या था, कुमाऊं का सबसे अच्छा शासक था चंद्रवंश का। और कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, जगत चंद के जगत चंद का जो काल है उसे कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि कुमाऊं का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल पर चढ़ाई उद्योग चंद व ज्ञानचंद की भांति जगत चंद को भी गढ़वाल राज्य से आए दिन चुनौतियां मिल रही थी। ठीक है, अपने पिता ज्ञानचंद के साथ पहले गढ़राज के विरुद्ध लड़ चुका था। पहले भी उसने अपने पिता के संग ज्ञानचंद के साथ गढ़वाल के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें वो लड़ाई कर चुका था, उनके संग युद्ध में भाग ले चुका था। जगतचंद की बरम मुवानी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने बधानगढ़ की लड़ाई में जासूसी की थी, जिससे राजा को बधानगढ़ फतह करने में सफलता मिली। इस बाबत ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को रौत में जो जमीन दी थी उसमें ताम्रपत्र में मतलब ताम्रपत्र में जो उसके ताम्रपत्र थे वो किसी अग्नि कांड में जल गए थे। और फलतः जगतचंद को पिता की मृत्यु के बाद पुनः दूसरा ताम्रपत्र वीरेश्वर जोशी के पुत्र को देना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगतचंद ने अपने राज्याभिषेक के पहले ही वर्ष लोहबागढ़ व बधानगढ़ पर चढ़ाई करके वहां से गढ़ सेना को मार भगाया था, क्योंकि ज्ञानचंद की मृत्यु के तुरंत बाद गढ़ नरेश ने बधानगढ़ को अपने कब्जे में कर लिया था। इन दोनों गढ़ों को फतह करने के बाद वह श्रीनगर की ओर चल पड़ा। श्रीनगर में गढ़ नरेश फतेह शाह से इसका भीषण युद्ध हुआ। ये गढ़वाल का जो नरेश था उससे फतेह शाह से उसका भीषण युद्ध हुआ। फलतः फतेह शाह हार मानकर देहरादून की ओर चला गया। यह भी कहा जाता है कि वह देहरादून में जाकर रानीहाट गया था। श्रीनगर पर जगतचंद का अधिकार हो गया और उसने इस नगरी में खूब लूट खसोट की और उसे लगभग वीरान ही कर डाला। श्रीनगर में अपना एक प्रतिनिधि रखने के बाद जगतचंद जब वापस आया तो फतेह शाह ने इस प्रतिनिधि को मार भगाया और एक बड़ी सेना लेकर कुमाऊं के कतियूर घाटी में आक्रमण कर दिया। गरुड़ा ग्राम यानी गरुड़ व बैजनाथ घाटी को रौंदने के बाद उसने गर सागर ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया। जगतचंद ने अपने पूर्वजों की भांति मुगल सम्राट बहादुर शाह को अनेक कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की। इसमें घोड़े, चंवर, खाड़े, खुकरी, कस्तूरी, निखीसी, गजगाह व सोने चांदी के बर्तन आदि प्रमुख चीजें थी, जो पुरस्कार उसने बहादुर शाह को दिए थे। तो बदले में दिल्ली पति ने उसे अभय दान दिया था। जगतचंद ने जुआरियों पर भी कर लगाया था और लास्ट में क्या हुआ, चीचक के कारण, चीचक नामक जो एक बीमारी होती है उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर तक का हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों ने जगतचंद, उद्योगचंद, ज्ञानचंद ये सभी हम लोगों ने कवर किए। तो इन सभी के नोट्स आप लोग बना लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। इसके आगे हम चंद राज्य का अवनति काल पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या रहा था इस समय उनका, और फिर उसके बाद है हमारा चंद शासकों का नेपाल से संबंध। ठीक है, तो ये हम पूरा कवर करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।